हम सब पैसे के बारे में सोचते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ हिसाब किताब की बात है? पैसे का मनोविज्ञान नाम की ये किताब कुछ और ही कहती है। ये सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता गणित का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। मतलब क्या पता है, वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि हम बर्ताव कैसा करते हैं। तो एक सवाल है जो परेशान करता है। अगर पैसा सिर्फ मैथ्स और फॉर्मूलों का खेल है, तो फिर इतने समझदार, इतने होशियार लोग भी पैसों के मामले में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर बैठते हैं? है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पहला और सबसे जरूरी सबक यह है कि पैसे में सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब बर्ताव कैसा है वो इस बात से कहीं ज्यादा मायने रखता है कि ज्ञान कितना है। हम अक्सर अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं? स्प्रेडशीट पर, फॉर्मूलों पर, नियमों पर, है ना? लेकिन असल में जो चीज हमारे फैसलों को चलाती है वो है हमारा अपना बर्ताव, हमारा मनोविज्ञान, हमारे पुराने अनुभव। सोच कर देखिए, किसी ने अगर शेयर बाजार में अपना पैसा डुबोया हो तो उसके लिए वो कड़वा अनुभव किसी भी मोटी किताब के ज्ञान से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। वही उसके अगले फैसलों को गाइड करेगा। अब आते हैं उन दो चीजों पर जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा असर डालती हैं, और वो हैं किस्मत और जोखिम। अच्छा, किस्मत को समझना है तो बिल गेट्स की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि वो बहुत मेहनती हैं, जीनियस हैं, लेकिन उनकी कहानी का एक और पहलू है जो अक्सर छूट जाता है। जरा सोचिए, साल था 1968। बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे जहां कंप्यूटर था। ये उस जमाने में एक सपने जैसा था, किसी ने सुना भी नहीं था। और मजे की बात देखिए, वहीं उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई, और बस वहीं से वो स्किल्स बनी जिन्होंने आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। ये क्या था? एक कमाल का संयोग। अब इस संयोग को आंकड़ों में देखें तो होश उड़ जाएंगे। 1968 में दुनिया भर में उनकी उम्र के 30 करोड़ बच्चों में से अकेले बिल गेट्स थे जिनके पास ये सब कुछ एक साथ था। कंप्यूटर का एक्सेस, उसमें दिलचस्पी और उसे लेकर एक बड़ा विजन। ये इसे ही तो कहते हैं किस्मत का खेल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किस्मत का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है जोखिम। अब कहानी के इस हिस्से में आते हैं। मिलिए केंट इवांस से। ये बिल गेट्स के जिगरी दोस्त थे और शायद माइक्रोसॉफ्ट के एक और को फाउंडर होते। तो जहां एक तरफ बिल गेट्स की किस्मत चमक रही थी, वहीं केंट इवांस के साथ एक भयानक हादसा हो गया। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ चढ़ते हुए एक दुर्घटना में उनकी जान चली गई। और इस तरह के हादसे की आशंका पता है कितनी थी? 10 लाख में से सिर्फ एक। तो सबक क्या है? यही कि किस्मत और जोखिम ये दोनों सगे भाई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो जब भी हम किसी की सफलता या असफलता को देखें तो इन दो अनदेखी ताकतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब एक ऐसे स्किल की बात करते हैं जो शायद सीखने में सबसे मुश्किल है। वो है ये जानना कि कब रुकना है, कब अपने आप से कहना है कि बस अब काफी है। इसके लिए रजत गुप्ता की कहानी से बड़ी कोई मिसाल नहीं। सोचिए, एक इंसान जो झुग्गियों से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी का सीईओ बनता है। उनके पास 10 करोड़ डॉलर की दौलत थी, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा। लेकिन उन्हें और चाहिए था, अरबपति बनना था, और बस इसी और की चाहत ने, इसी लालच ने उनसे सब कुछ छीन लिया। और यहीं से वो सबक मिलता है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। दूसरों से अपनी दौलत की तुलना करना एक ऐसा खेल है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। ये एक अंतहीन दौड़ है। इसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस दौड़ में शामिल ही ना हुआ जाए। तो लालच और खतरों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं दौलत बनाने के सबसे शक्तिशाली, सबसे जादुई तरीके की। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, यानी चक्रवृद्धि की ताकत की। वॉरेन बफेट का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? यही कि वो एक जीनियस इन्वेस्टर हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि उनकी कामयाबी का असली राज उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनका धैर्य और समय है। ये चार्ट देखिए जरा, देखकर यकीन नहीं होता है ना? बफेट की जो लगभग 85 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, उसमें से 84.5 बिलियन डॉलर उनके 50 साल के होने के बाद आए हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। बात सिर्फ अच्छे रिटर्न की नहीं है, बात है उस अच्छे रिटर्न पर दशकों तक बिना हिले टिके रहने की। तो असली मंत्र क्या है? अच्छे रिटर्न को बस लंबे समय तक टिकने देना, बिना किसी रुकावट के। यही जादुई नतीजे देता है। बफेट का असली सीक्रेट उनका लगातार टिके रहना है, और वो ये काम 10 साल की उम्र से कर रहे हैं।
अच्छा, हमने दौलत बनाने की बात तो कर ली, पर एक मिनट रुककर ये सोचते हैं कि हमें ये दौलत चाहिए ही क्यों? इसका असली मकसद क्या है? और इसका जवाब पैसों से ज्यादा आजादी में छिपा है। तो दौलत असल में है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महंगी कारें, बड़े घर, ये दौलत है। पर नहीं, असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो पैसा जो हम सोते वक्त भी हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमें ऑप्शन देता है, आजादी देता है। और आखिर में पैसा जमा करने का सबसे बड़ा फायदा यही तो है, सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि हर सुबह उठकर ये कह पाना, आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल होना, इसी को तो कहते हैं असली वित्तीय आजादी। यहां एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल बात है, जिसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी को एक चमचमाते महंगी कार में देखते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि वाह क्या इंसान है, बल्कि हम ये सोचते हैं कि काश ये कार मेरे पास होती। हम उस इंसान को नहीं, उस कार को देखकर इंप्रेस होते हैं। और बस यहीं पर अमीर दिखने और असल में दौलतमंद होने का फर्क साफ हो जाता है। देखिए, अमीरी जो है वो दिखती है, वो दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा है, जबकि दौलत वो दिखती नहीं, वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, और वही हमें असली आज़ादी देता है। तो चलिए आज की सारी बातों को समेटते हैं। सबसे पहली बात, पैसे को ऐसे मैनेज करें कि रात में सुकून की नींद आए। दूसरी, पैसे का इस्तेमाल अपने वक्त पर कंट्रोल पाने के लिए करें। तीसरी, जब सब अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा विनम्र रहें, और जब गड़बड़ हो जाए तो खुद को माफ करना सीखें। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा याद रखें, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। और जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा पैसा हमें सिर्फ अमीर दिखा रहा है या सच में आज़ाद बना रहा है? क्योंकि आखिर में सच्ची दौलत का मतलब आज़ादी के सिवा और कुछ नहीं।